Hello friends, welcome back to DU Buddy, a startup incubated and supported by Delhi University's उद्मोदय फाउंडेशन। एंड हमेशा की तरह इस बार भी हम लोग लेकर के आए हैं आप लोगों के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होती है ना, उनका एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन इन डिटेल इन डेप्थ में वीडियो रहने वाली है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट ईयर भी बनाई है बहुत सारी वीडियोस, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी बनाई है, अदर वीडियोस भी बनाई है। और मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर सवाल आपकी जिंदगी का हो तो 5 से 10 मिनट देना कोई गलत बात नहीं होती। यूट्यूब की सोर्स में अगर फटाफट में कोई चीज़ बताऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। एंड आपकी ज़िंदगी का सवाल है, अगर एक फॉर्म में गलती होती है छोटी सी भी तो हो सकता है 1 साल आपका रिजेक्ट हो जाए। एंड 1 साल रिजेक्ट हुआ तो सिर्फ ड्रॉप नहीं होता, आप किसी अच्छे विश्वविद्यालय या कॉलेज में जाते, वहां से आपका एडमिशन कैंसिल हुआ, आप कहीं और जाएंगे एंड अल्टीमेटली आपकी पूरी लाइफ स्टाइल या लाइफ चेंज हो सकती है। सो दिस वुड बी योर लाइफ चेंजिंग वीडियो इन नेक्स्ट 10 to 12 मिनट्स, इन डेप्थ इन डिटेल्ड सारी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हम लोग दिखाएंगे, कैसे क्या क्या आप लोगों को जरूरत है किसी भी कैटेगरी में हो। यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, EWS, OBC, ST, SC, 10th, 12th, CVT, DU, हर एक चीज़ को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या किन किन जो एक हमारी टाइमलाइन रहती है CVT से लेकर के आपके एडमिशन्स तक की, उसको मैं पहले आप लोगों को समझाता हूं। उसके अंदर क्या क्या सर्टिफिकेट्स या किस किस स्टेप पे सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको। सो सबसे पहले देखिए, आप लोग जो है अभी CVT का फॉर्म फिल कर रहे होंगे, वहाँ पर आप लोगों से डिटेल मांगी गई होंगी क्लास 10th के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप लोगों के पास क्लास 12th की एक सर्टिफिकेट होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोग CVT का फॉर्म फिल करेंगे एंड CVT का फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग DU, BHU, लेकिन हम लोग पर्टिकुलरली DU को लेके चल रहे हैं, वहाँ पे उनका जो CSAS फॉर्म आएगा वहाँ पे आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर रहे होंगे, ठीक है। ये 4 स्टेप्स हैं, ये मैं इसको ऑनलाइन वाला बोलता हूँ। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स होती है, मतलब कॉलेजेस आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं ऑफलाइन मेथड से। ऑफलाइन मेथड जब आप लोगों का एडमिशन हो जाता है वहाँ पे। सो 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं। इनके अंदर एक चीज़ आप लोगों की और इन्वॉल्व होती है, वो होती है कास्ट सर्टिफिकेट्स, जिनको इस वीडियो में भी हम लोग अगेन देखने वाले हैं। सो सबसे पहले बच्चों की क्या डाउट आ रही है कि भैया क्लास 10th और CVT से रिलेटेड। तो CVT का फॉर्म जब आप फिल कर रहे होंगे वहां पे उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि जो भी पर्सनल डिटेल्स आप डालेंगे, अपनी डाल रहे हैं, अपने मम्मी पापा की डिटेल्स डाल रहे हैं यहाँ पे, खुद की या पेरेंट्स की, वो सब आपकी क्लास 10th के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों की क्या डाउट आती है कि भैया 10th के हिसाब से डालेंगे, 12th वाली में वो गड़बड़ है, पेरेंट्स नेम में जो है सरनेम नहीं है या फिर खुद के नाम में मिसमैच है। तो मैं आपको एक पूरा सिस्टम समझाता हूँ। होता क्या है, अभी CVT बोल रहा है कि आप लोग जो है क्लास 10th के हिसाब से अपनी सारी डिटेल्स डालिए, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या बोलेगा कि आप लोग 12th और CVT के हिसाब से डालिए, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या बोलता है। एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले उस पर चलिए। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन आता है हर साल सेम रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो क्लास 12th की मार्कशीट है, इन द नेम ऑफ द नेम ऑफ द कैंडिडेट मस्ट मैच विद द CVT UG फॉर्म, ठीक है। तो जो 12th का होगा और CVT UG फॉर्म का होगा वो सेम होना चाहिए। एंड हर एक सर्टिफिकेट के नीचे भी यही बोला हुआ है। ये आप लोगों की जो है ST SC की सर्टिफिकेट होगी, OBC की सर्टिफिकेट होगी, यहाँ पे आप देखेंगे द नेम मस्ट मैच इन और हर करस्पॉन्डिंग स्कूल बोर्ड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट। स्कूल बोर्ड क्वालिफाइंग मतलब आपके 12th की सर्टिफिकेट और CVT में और DU के CSAS फॉर्म में आपका और आपके पेरेंट्स का नाम भी मैच होना चाहिए। तो अब एक बार वो व्हाइट वाली स्क्रीन पे लेके चलो ना, हाँ इस पे डॉक्यूमेंट्स वाले पे ले चलो, ठीक है। सो अब मोटा मोटी जो मैंने पहले एक आप लोगों के लिए ड्रॉ किया था सिस्टम कि भाई जो 10th में है, फिर 12th थी आपकी, ठीक है, फिर आपका CVT है, फिर आपका DU है, CSAS है, फिर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन है। तो 10th और CVT में सेम होना चाहिए, 12th और DU CSAS प्लस CVT में सेम होना चाहिए। सो मोटा मोटी अगर बात करें तो भाई जो 10th में है वही 12th में होना चाहिए, वही CVT में होना चाहिए, वही DU CSAS में होना चाहिए, और फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन सब कुछ सेम होना चाहिए। अब काफ़ी बच्चों की डाउट है कि भैया होना तो चाहिए बट नहीं है, तो अब क्या करें। डॉक्यूमेंट्स 10th और 12th में नाम नहीं है तो अब क्या करें। 10th और 12th में अगर आप लोगों का नाम सेम नहीं है, 12th में मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि मेरा नाम है सुमित कुमार, ठीक है, और 12th में ये मेरा नाम जा रखा है और 10th में मेरा नाम है सिर्फ सुमित। तो अब मैं क्या करूं सर, अभी फॉर्म भरना है, लगभग 15 दिन बाकी हैं। तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, इस 12th वाले नाम को
CUET में डाल सकते हो। अगर आपको ये नाम सही रखना है तो इसको आप यहाँ पे डाल सकते हो, वही आपका CUET में आएगा, वही DU CSAS में आएगा और ये नाम चलता हुआ चला जाएगा। और जब तक आप CBSE से इस नाम के अपडेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि 1-1.5 महीने में चेंज हो जाता है अल्टीमेटली, मतलब आप अपने क्लास 10th के नाम को चेंज करवा सकते हो और आपको 12th वाली डिटेल्स रखनी है तो उनको रख करके चल सकते हो। अगर आपको उल्टा करना है तो आप वो भी कर सकते हो कि भैया मुझे 10th वाला रखना है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में वो है, मेरे को 12th वाला नहीं रखना है, तो आप उल्टा सिस्टम भी कर सकते हो। इसको डाल दो 12th के अंदर। जब आप लोगों का एक बार पूछ लेना CBSE में, मुझे इस चीज का 100% आइडिया नहीं है क्योंकि अभी 12th के आप लोग के एग्जाम्स वगैरह चल रहे होंगे, तो वो ओवरऑल टाइम बहुत ज्यादा ले लेंगे कि पहले आपकी सर्टिफिकेट आएगी, फिर उस सर्टिफिकेट को आप नाम चेंज करवाने के लिए डालेंगे, तो हो सकता है 5, 6, 7 महीने लग जाएं जब तक DU की एडमिशन प्रोसेस ही पूरी हो जाए। तो कंप्लीटली बेटर होगा कि 10th वाले को ही आप लोग हर जगह चेंज करवा लो, मतलब 10th को चेंज करवा लो और 12th वाले को लेकर के आप आगे चलते रहो। ठीक है, ये चीज यहां तक समझ आई। उसके बाद 1-2 चीजें और बताता हूं ना मैं आपको। DU क्या बोलता है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ना, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आप OBC, ST, SC, EWS ये हो गया या PWBD, जो भी आप सर्टिफिकेट लगवाते हैं उनके अंदर भी नाम आपका सेम होना चाहिए। जो आप लोगों का DU के CSAS पोर्टल पे फॉर्म फिल करते टाइम डालोगे, जो आप CUET के अंदर फॉर्म फिल करते टाइम डालोगे, जो आपका 12th है या फिर जो आपका 10th है, तो इस कास्ट सर्टिफिकेट में भी काफ़ी बार बच्चे छोटी मोटी गलतियां छोड़ देते हैं, या फिर जिस भी जगह से आप बनवाते हो, वो जैसे किसी के पापा का नाम अनिल कुमार है तो वो सिर्फ अनिल लिखवा के लेके आ गए। इसको भी बहुत बारीकी से जांचा जाता है और अगर इसमें भी गड़बड़ पाई जाती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसके ऊपर भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि आप लोगों के नाम में कोई मिसमैच नहीं है। सो अगर मैं इसको अब समराइज करूं तो भाई जो 12th में है उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो अभी CUET में, इसको बदलवा करके 12th के अकॉर्डिंग कर सकते हो 10th वाले को। आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, मतलब मदर और फादर किसी का भी नाम में आपके नाम में मिसमैच है तो अभी 12th के हिसाब से डाल दो। इसको चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हो, 2-3 महीने में चेंज हो जाता है, तो अभी आपके पास टाइम होगा। अगर आप लोग 12th वाले के अंदर चेंज कराओगे आगे चल करके, सो एक बार CBSE से आपको पूछना पड़ेगा कि जो नया सर्टिफिकेट आ जाएगा क्या उसी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वाली प्रोसेस थोड़ी सी लंबी होती है। तो हो सकता है वो लोग बोलेंगे कि अभी तो तुम बोर्ड्स का एग्जाम दो, 12th का एग्जाम दो, एग्जाम के बाद हम लोग तुम्हारे स्कूल में सर्टिफिकेट भेजेंगे, जब वो सर्टिफिकेट आ जाएगी फिर उसको लेकर के आना, उसमें नेम चेंज करेंगे हम लोग, तो आपका रिजल्ट ही जा करके कहीं ना कहीं, अगर अभी मार्च में एग्जाम है तो अप्रैल या मई में आएगा, अप्रैल मई में रिजल्ट आता है आपका, फिर वो सर्टिफिकेट आपके स्कूल में आने में ही 1-1.5 महीना लग जाएगा, 15 to 30 डेज लग गए, एंड फिर वो चेंज होने में 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं। ठीक है, तो जो अल्टीमेटली करने वाली चीज़ है वो हमें यहाँ से ये समझ आती है। और हाँ, ये काफ़ी सीरियस चीज़ है, DU फॉर्म रिजेक्ट कर देता है अगर मिसमैच होता है, तो चीज़ों के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बार फटाफट इस वीडियो में मैं आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट्स के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बता देता हूँ। इसको खोलो, EWS से शुरू कर लेते हैं। देखो यार, EWS का क्या सिस्टम रहता है ना, ये है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, खोल दो इसको, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए है, और ये आपके फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और हर साल जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च से 31 मार्च चलता है, 31 मार्च से 31 मार्च तक चलता है, 31 मार्च से 31 मार्च। तो 2024 से 2025 तक चलेगा, 2025 से 2026 तक चलेगा, 31 मार्च से। ठीक है, तो अब क्या दिक्कत है कि जो CUET का फॉर्म निकला हुआ है वो 31 मार्च 2024 से पहले निकला हुआ है और पहले आप लोगों को फिल करना है। अब काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि भैया अभी हम EWS सर्टिफिकेट नहीं बनवा के डाल दें तो क्या बाद में नहीं बनवानी पड़ेगी? आपको बाद में बिल्कुल बनवानी पड़ेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी है जो EWS के बेसिस पे एडमिशन देगी, उनका यही क्राइटेरिया होता है कि नए फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च 2025 के बाद वाले साल में आपकी सर्टिफिकेट्स बनी होनी चाहिए। उससे पहले बनी हुई है तो वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। ये EWS और OBC NCL के लिए है, ST SC के लिए ये नहीं है। तो OBC और EWS वाले इस चीज को ध्यान रखेंगे। ST SC आप लाइफ में एक बार कभी भी बनवाओ, वो लाइफ टाइम वैलिड रहता है, बट आपका, आपके माताजी का नाम और आपके पिताजी का नाम सेम होना चाहिए, इस चीज का आप लोग ध्यान रख लेना। और अब हम लोग क्या करें, काफी बच्चे पूछते हैं तो क्या करें। एक ऑप्शन तो यही है कि भाई 2 बार बनवा लो, एक ऑप्शन ये है कि अभी आप जनरल से फॉर्म फिल कर दो, जब DU में आप लोग अप्लाई कर रहे होगे उस टाइम पे आप EWS सेलेक्ट करके ये वाली सर्टिफिकेट उस टाइम पे डाल सकते हो। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपके पास अगर कोई पुरानी सर्टिफिकेट रखी हुई है इस साल की या इससे पिछले साल की, वो आप लोग डाल दो, एंड जब DU का फॉर्म फिल कर रहे होगे 31 मार्च 2025 के बाद, उसको आप लोग उस टाइम पे चेंज कर लेना।
ठीक है, ये 3 ऑप्शन आपके पास हैं। आई थिंक आप लोग को समझ आ रहा है। समझ आ रहा है तो यार कमेंट्स में बताना। काफ़ी मेहनत लगती है इन डिटेल इन डेप्थ वीडियो बनाने में, जहाँ पे कोशिश करते हैं कि हर एक क्वेरी को हम लोग लेकर के चले। अब काफ़ी बच्चों की डाउट ये भी आती है ना कि भैया सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशूइंग अथॉरिटी क्या है। तो मैं आप लोगों को समझाऊं, सर्टिफिकेट नंबर कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे एस नंबर भी लिख देते हैं या फिर डायरेक्ट सर्टिफिकेट नंबर भी लिख देते हैं, तो इसको आप लोग डाल सकते हो। डेट की अगर बात करें तो वो यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये 2023 की है। अभी CUET में कोई डालना चाहे तो डाल सकता है इसको, लेकिन अगर DU में डालेगा, DU के लिए उसको 31 मार्च 31 मार्च 2025 के बाद बना हुआ डालना चाहिए भाई। समझ आ गया। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि इशूइंग अथॉरिटी क्या है। इशूइंग अथॉरिटी में आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये डाल सकते हो, ऑफिस ऑफ द सर्कल ऑफिसर जोरहट ईस्ट रेवेन्यू सर्कल जोरहट, ये आप यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अगर छोटी मोटी गलतियाँ हो भी जाती है ना डालने में, तो कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं करता, क्योंकि सबको पता है बच्चे हैं डाल दिया, लेकिन हाँ कुछ गलती होगी वो जब गलती लगती है तो वो खोल के सर्टिफिकेट देख लेंगे आपका, उस चक्कर में ना फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड EWS में पहले तो एक ही सर्टिफिकेट बनती थी, स्टेट और सेंटर की। स्टेट और सेंटर की एक ही बनती थी पहले, लेकिन अभी कुछ सालों से कुछ स्टेट्स में देखने को मिल रहा है कि स्टेट की अलग बन रही है, सेंटर की अलग बन रही है। अगर आपके स्टेट में अलग अलग बनती है और DU के लिए अप्लाई करना है तो सेंटर वाली बनवानी पड़ेगी, स्टेट वाली नहीं चलेगी। एंड अगर कुछ नहीं लिखा हुआ स्टेट की है या सेंटर की है तो भी चल जाएगी। 3 टाइप की सर्टिफिकेट्स है, जहाँ पे लिखा होता है फॉर ओनली टू यूज इन दिस स्टेट, या फिर अंडर द गवर्नमेंट, इस स्टेट में यूज करने के लिए। ये जो है वो सेंटर की होगी, इससे मत डरना कि ये गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने बनाई है तो ये सिर्फ और सिर्फ आसाम में लगेगी। आपके स्टेट का ही नाम होगा ऊपर, लेकिन जो स्टेट के अंदर चलती है उसके अंदर डायरेक्टली लिखा होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लिखा हुआ होता है कि ये सिर्फ स्टेट में चलेगी, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये स्टेट और सेंटर दोनों में चलेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक EWS से रिलेटेड मैंने सब कुछ कर दिया, हर्ष कवर। और कुछ आती है बच्चों हैं? हाँ, इसको बनवाने के लिए ना आजकल बहुत सारे आप लोग, जो भी आपका ब्लॉक वगैरह होता होगा, हमारे हरियाणा में क्या है ना, तहसील बोलते हैं, उस तहसील के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आप लोग किसी से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे मतलब E-सेंटर्स या CSC सेंटर्स पे जाएंगे, वो लोग बना देते हैं इसको। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप किसी भी तहसील में जाओ, वहाँ पे जहाँ पे वकील वगैरह बैठते हैं, एडवोकेट्स बैठते हैं, उनसे पूछोगे ना, वो नहीं बनाते हैं, लेकिन वो आपको बता देंगे कि आपके स्टेट में कहाँ से बनेगी वो। ठीक है, तो कंप्यूटर सेंटर्स या आजकल CSC हरियाणा में आया है तो CSC वाले बना देते हैं हमारे यहाँ। तो आप लोग एक बार देख लेना इस चीज़ को। ठीक है, थोड़ा टाइम तो लंबा हो रहा है, बट डोंट वेरी गाइस, एक इन डिटेल वीडियो है। बहुत सारे बच्चों की गलतियाँ होती हैं हर साल ना, तो आप लोगों की कोई गलती ना हो, इस चीज़ के लिए पूरा ध्यान हम लोग भी रख रहे हैं। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है ना, जो काम की इन्फॉर्मेशन है, वो आप तक पहुँचती रहे। सो ये आप लोगों की ना ST सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ बिहार में चलेगा। काफ़ी बच्चों की डाउट आती है, तो पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ। जिस भी स्टेट से आप होगे, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाओगे तो ऊपर आपके स्टेट का ही नाम रहेगा। और ST और SC की सर्टिफिकेट में ना कोई भी स्टेट सेंटर नहीं होता है, एक ही सर्टिफिकेट होती है। स्टेट में भी वही चलती है, सेंटर में भी वही चलती है। ना कोई डेट का इशू है। 31 मार्च वाली जो डेट होती है ना, 31 मार्च वाली, वो इशू ही नहीं है आप लोगों का ST और SC कैटेगरी के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि 10th 12th CUET CSAS जो DU का खुद का फॉर्म होता है, और आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, इन सब के अंदर नाम सेम होना चाहिए आपका। दैट्स इट, नाम सेम होना चाहिए आपका, आपके पेरेंट्स का, हर एक जो भी डिटेल्स है ना, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपका प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पे आपका नाम आता है, यहाँ पे फादर्स नेम आता है, मदर्स नेम आता है। छोटी सी भी गलती है ना, मतलब कोई बोलेगा यार कुमार या कुमारी की गलती थी पेरेंट्स के नेम में, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे होता क्या है ना कि पहले लोग क्या करा करते थे, एक ही नाम के ना गांव में बहुत सारे लोग हुआ करते थे, तो किसी का फादर का नेम जैसे अनिल है, किसी का अनिल कुमार लगा रहे हैं, तो इधर उधर चेंज कर दिया करते थे फायदा उठाने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट या रिजर्वेशन का। तो उसके बाद इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि आपको जो है यहाँ पे जो भी लास्ट नेम होता है या नाम की स्पेलिंग छोटी मोटी इधर उधर होती है, कोई ANIL लिखता है, हो सकता है कि कोई ANEEL लिख ले, तो उस चीज़ के लिए इन चीज़ों को हटा दिया गया है। बिल्कुल सेम होना चाहिए आपका। एंड ये एक डिजिटली बनी हुई है बिहार की। SC की भी दिखा दो यार फटाफट। ST और SC की दोनों के लिए सेम ही चीज़ है, मैं दिखाने के लिए दिखा देता हूँ। ऊपर जाओ, ये ST की तो फिर से दिखा रहे हो आप, SC की दिखाओ। हाँ, ये मैं बच्चों के लिए, हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी करते हैं ना, तो उनकी आती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं सबको ही बता दूंगा एक साथ करके। तो ये आपकी एक SC की सर्टिफिकेट है, ना कोई डेट का लफड़ा है। सर्टिफिकेट नंबर ये है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। अगर किसी को लिखना होगा अथॉरिटी का नाम, वो लिख सकते हैं ऊपर जो दिया हुआ है। एंड डेट वगैरह का टेंशन नहीं है, आप अपने फादर्स नेम, अपना नाम और मदर्स नेम का ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं भाई, OBC की ओर दिखा दो फटाफट, वीडियो हो रही है लंबी हर्ष। और गैप ईयर की जरूरत नहीं है, जितने भी ड्रॉपर्स हैं अभी आजकल गैप ईयर नहीं मांगा जा रहा है। हाँ, सेंटर की दिखा दो एक बार ना, बिहार के सेंटर की। सेंटर और स्टेट वाली चीज़ अभी मैं सोल्व कर देता हूँ।
सो देखो यार, ये आपकी ओबीसी की सर्टिफिकेट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु, ऊपर तो आपके स्टेट का ही नाम होगा, थोड़ा जूम कर दो। तो यार जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है ना, यहाँ पे तो आपके स्टेट का ही नाम होगा। आप हरियाणा से हो सकते हो, आप एमपी से हो सकते हो, आप सीजी छत्तीसगढ़ से हो सकते हो, राजस्थान से हो सकते हो। अगर आपको स्टेट और सेंटर पहचानना है तो यहाँ पे फॉर अप्लाइंग अंडर द पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा, या फिर भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करने संबंधी प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट, इंग्लिश में भी दिखा दूंगा अगर अभी होगी अवेलेबल। बट ध्यान रखना कि यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए कि अगर हिंदी है तो भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु, या फिर फॉर अप्लाइंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा लिखा हुआ होगा। इससे आप ये पहचानेंगे कि आपकी स्टेट की है या फिर सेंटर की है। ईडब्ल्यूएस वाले में भी बोला था ना, तो वहां भी ऐसा ही लिखा हुआ होगा। अगर ईडब्ल्यूएस में कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब वो चल जाएगी, क्योंकि उसका ना स्टेट बाय स्टेट डिफर करता है। लेकिन ओबीसी के लिए ये पक्का है। यहाँ पे अगर आसाम गवर्नमेंट में अप्लाई करने हेतु लिखा है तो सिर्फ आसाम गवर्नमेंट में चलेगा। लेकिन इसको देख करके कंफ्यूजन में मत आ जाना कि ये तो बिहार सरकार ने बनाई है तो बिहार में ही चलेगी, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो ये रहा। उसके बाद आपकी जो दिनांक है, डेट है, वो ये रही। ये अगेन 31 मार्च वाला इसमें सीन रहेगा। 31 मार्च 2025 के बाद बनी होनी चाहिए भाई आपकी ओबीसी की सर्टिफिकेट। इसमें ना एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है कि ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए रिजर्वेशन है, ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए नहीं है। क्रीमी लेयर वालों को ओबीसी का कोटा नहीं मिलता है, तो नॉन क्रीमी लेयर आप लोगों का होना चाहिए। अब वो नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पे ना मेंशन भी होता है, थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा, हाँ इधर ऐसे ही रख दो। तो यहाँ पे आप लोगों को ना लिखा हुआ होता है कि यह प्रमाणित किया जाता है, इसके नीचे है एक्चुअल में जो कट गया है, यहाँ पे रहा, दिस इज टू सर्टिफाई दैट ही और सी डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर। मतलब आप क्रीमी लेयर में बिलोंग नहीं करते हैं। कोई बंदा क्रीमी लेयर में बिलोंग नहीं करता तो कहाँ बिलोंग करता है? नॉन क्रीमी लेयर में। और ये कोटा सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, तो ध्यान रखना है कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। और जो अगर ये सर्टिफिकेट बन रही है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में ही आते होंगे, उम्मीद ये की जाती है। और ज़्यादा इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन आई थिंक मैंने सारी बताई दी है। ऊपर आप लोग फॉर अप्लाइंग अंडर जिसकी भी मोहर होती है उसके लिए आप लिख सकते हो फॉर अप्लाइंग, ये रहा देखो, फॉर अप्लाइंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है अगर इंग्लिश में है तो। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार स्टेट वाला भी डेमो दे दो, स्टेट वाला भी डेमो दे दो, ठीक है। स्टेट वाला मैंने लिखा हुआ है ना, स्टेट बिहार। अब अगर ये है तो ये बिहार सरकार के प्रयोजनार्थी, मतलब बिहार सरकार में जो अप्लाई करना चाहते हैं ये सिर्फ उनके लिए है। सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओनली फॉर बिहार गवर्नमेंट की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जॉब के लिए जा रहे हो वहाँ के लिए ये चल जाएगा। मतलब किसी भी स्टेट में अगर लिखा हुआ है हरियाणा में अप्लाई करने हेतु या जो भी लिखा हुआ है, आप आई थिंक अर्थ समझ रहे हैं इस चीज़ का। सो एक बार गैप ईयर वाली और बात मैं बता देता हूँ, हटा दो इन सबको। सब कुछ तो कवर कर दिया, कुछ बचा बच्चों की डाउट्स जो आप देखते हो? कुछ है तो बताओ आप। गैप ईयर की जरूरत नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट लास्ट 2 साल से ना डीयू मांग रहा है ना इसके ऊपर जरूरत है आप लोगों को। लेकिन ओबीसी एनसीएल बनाने जाएंगे तब लगेगा। अगर एनसीएल बनाने की प्रोसेस क्या है आपकी, वो स्टेट बाय स्टेट डिफर करती है। वो जब आप अपनी तहसील में जाएंगे बनवाने, वो आपको अपने स्टेट के हिसाब से बता देंगे। जरूरत होगी तो आप अपनी इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, उसके अलावा नहीं पड़ती। एक बार बैक जाओ, ईसीसी का और बता देते हैं, एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट। हाँ, ये जो फौजी भाई होते हैं उनके या उनके जो बच्चे होते हैं या फिर वाइफ्स होती हैं उनके लिए ये कोटा है। तो इसका कुछ एक ऐसा फॉर्मेट बनता है जो आप लोगों को बनवाना है। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बाद में लेके आऊँगा। कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डेप्थ में मुझे बतानी पड़ेगी। प्रायोरिटीज़ के लिए लेटर हेड का भी रोल होता है, बिना लेटर हेड अगर लेके आओगे तो नहीं मानता डीयू। मोहर किसकी लगी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितनी भी डाउट थी, मैंने कोशिश की है कि मैं सारी डाउट्स को कवर करूं। बट हाँ यार, अगर फिर भी कोई डाउट रह गई हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और चाहते हैं कि हम लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा, अपनी डाउट्स भी लिखिएगा। एंड हम लोग ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहेंगे, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशनल कंटेंट लेके आते रहेंगे। एंड TU बडी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ से एक मोटिवेशन आता है कि चलो मेहनत करते रहते हैं, बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू।